हेलो गाइस, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 27 दिसंबर 2021 को जो आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 27 दिसंबर 2021 को, वो पेपर आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने 4-5 और पेपर डिस्कस किया हुआ था, जिसमें कि 16 दिसंबर, 23 दिसंबर और 22 दिसंबर, उसी परिप्रेक्ष्य में 24 दिसंबर। टोटल हम सीक्वेंस से पेपर को कवर करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका 24 दिसंबर तक हमने जो पेपर हुआ था उसको पिछली क्लास तक डिस्कस कर लिया था, और 25 दिसंबर और 26 दिसंबर को कोई भी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया गया था। इस हिसाब से 2021 का ये 5वां सेट है, 5वां एग्ज़ाम है, 5वें एग्ज़ाम का पेपर है। तो यहाँ से आपकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके जितने 30 क्वेश्चन है वो सभी आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, जिससे कि आपका समय भी बच सके और हम चीज़ों को आराम से कम टाइम में कवर कर सकें। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि आप लोगों को सिर्फ उत्तर ही पूरा बताते चलूँ, क्योंकि आपको इस समय एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, तो आपको सिर्फ आंसर की ज़रूरत है। तो मैं आंसर ही डिस्कस करते हुए चलूँगी। बाकी अगर जिसको टाइम मिल जाए वो वीडियो को स्लो करके पूरा देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश क्या आते हैं? केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक। तो फ्रेंड्स, बच्चे के संदर्भ में जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो आपका गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। जो सी ऑप्शन है वो यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का जो उदाहरण है वो यहाँ से जो लिखना है वो आपका सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, जबकि कूदना, तैरना और दौड़ना ये स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है बच्चों के विकास में संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम जो चरण होता है वो संवेदनशील चरण से तात्पर्य होता है। ए ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या फिर बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती? नेक्स्ट है बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है, या फिर यह द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं होता है। यहाँ पे जो समकक्षीय समूह में जो संदर्भ है वो आपका बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट है 5वां नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आता है? तो जो सामाजिक सरोकार और आत्मबोध है ये लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक पारंपरिक अवस्था में आता है। नेक्स्ट है समायोजन घटित होता है जब? समायोजन की कंडीशन कब घटित होती है? जब बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं, या फिर बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के प्रयास अभिप्राय को समझते हैं। तो समायोजन उस कंडीशन में घटित होता है जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके एवं नए अनुभवों को समझते हैं। बी ऑप्शन यहाँ से राइट है। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिसमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। 4 वैसे हैं और 12 जो है वो नीले हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। क्रमबद्धता में, समर्कक अनुपात, सकर्मक अनुमान में, या फिर श्रेणीबद्ध वर्गीकरण में। नेक्स्ट है प्रतिज्ञप्ति चिंतन में। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो श्रेणीबद्ध वर्गीकरण में जो है आपका दक्षता नहीं प्राप्त कर पाया है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठी से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है?
तो ये शिक्षण प्रक्रिया जो है वो आपके लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पे आधारित है। सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य को महत्व देते हैं। प्रगतिशील जो शिक्षा होती है उसमें आलोचनात्मक चिंतन पर महत्व ज्यादा से ज्यादा दिया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है 10वां नंबर प्रश्न। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? प्राकृतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर भाषागत बुद्धि? तो यहाँ पे जो है अंतःवैयक्तिक बुद्धि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न। एक आपका कथन है, दूसरा एक रीजन है। तो कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चों को प्रिंट समृद्ध वातावरण देना चाहिए जिनसे उनका जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ती है। नेक्स्ट है उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ से जो ए और आर दोनों सही है। जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। पहला जो है यहाँ से राइट है। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न। डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है जबकि इसका प्रयोग शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। तो यहाँ पे जैविक अंतर के लिए आपका जो होता है जैविक अंतर वो लिंग जो है जैविक अंतर है, जबकि जेंडर जो है वो सामाजिक अंतर है। तो लिंग और जेंडर, लिंग आपका जैविक है और जेंडर क्या है सामाजिक। पहला ऑप्शन यहाँ से राइट है। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न। बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला है कि स्कूल को केवल उन्हीं छात्रों को भर्ती करनी चाहिए जो स्कूल, तो जहाँ पे केवल आ जाए सबसे पहले तो वो स्टेटमेंट आपका कभी भी सत्य नहीं होगा। तो ऑप्शन को निग्लेक्ट करने का प्रयास कीजिए। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो। बी ऑप्शन यहाँ से आपका राइट है। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? यह छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं या फिर वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों संरचनाओं पर आधारित होते हैं? सी नंबर है कि वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं या फिर वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखता है। तो यहाँ पे जो मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षण होता है इसमें वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों संरचनाओं पर आधारित होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ से राइट है। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? अधिगम के लिए आकलन, तो यहाँ पे है ऑप्शन की सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं, बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण या फिर मानकीकृत परीक्षण। नेक्स्ट है कि केवल प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्नोत्तरी। तो यहाँ पर बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण जो है वो आपका अधिगम के लिए आकलन माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है एक अध्यापिका अपने बच्चों को गणित के सवालों का उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह जो तकनीक है वो अर्थहीन है, कभी कभार ही इस्तेमाल की जानी चाहिए या फिर अधिगम की गति को बाधित करेगी। और डी ऑप्शन है कि अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मदद करेगी। तो यहाँ पे जो है अधिसंज्ञान कौशल के विकास में वो मदद करेगी। डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न। समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? सृजनात्मक के लिए, स्वलीन के लिए, अधिगम विकार के लिए या फिर मानसिक रूप से चुनौती पूर्ण बच्चों के लिए। तो जो यहाँ पे समावेशी शिक्षा होती है इन सभी के लिए
सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका चारों जो है उसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित कर देता है या फिर उल्टा कर देता है, इस प्रकार की जो पठन कौशल है वो क्या कहलाती है? तो यहाँ पे वो वाचन वैकल्य के अंतर्गत आता है डिसलेक्सिया जिसको बोलते हैं, डिसलेक्सिया जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न, बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों की खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करता है? स्व केंद्रीयता या फिर बाह्य अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता या संज्ञानात्मक विलंबता। तो यहाँ पे वो सृजनात्मकता की कंडीशन को फॉलो करती है, उसके अंदर सृजनात्मकता के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री अतिरिक्त उपयुक्त होगी? बड़े प्रिंट में छपी हुई पुस्तकें, ये तो सही है कि आंशिक दृष्टि बाधितों के लिए अगर हम बड़े बड़े प्रिंट में छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध कराएं तो उनके लिए वो उपयोगी हो सकती है। नेक्स्ट है त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, बिल्कुल ये भी आपका करेक्ट है कि 3D डायमेंशनल मानचित्र और चार्ट उसको सामने पेश किया जाना चाहिए। तीसरा है कि छोटे प्रिंट वाले कार्यशीट, तो छोटे प्रिंट नहीं बल्कि बड़े प्रिंट वाले चीजें उसको दी जानी चाहिए। चौथा है सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित करते हैं, ऐसी कोई डिवाइस जो कि उसको बोल बोल के उसको मतलब सुनाई जाती है। तो यहाँ पे जो है पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है, उसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 20 नंबर 1 क्वेश्चन कि कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सा योजना प्रभावशाली नहीं है? संप्रत्यय नक्शे के निर्माण में बच्चों की सहायता करना या फिर बच्चों की स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख। सी ऑप्शन है बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना। तो जो सी वाला है ये आपका प्रभावशाली योजना नहीं है। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? पहला है कि अमेरिका की राजधानी क्या है? मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है? 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? और चौथा ऑप्शन है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है? इस प्रकार से अगर बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है तो 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है, ये एक प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित प्रश्न है। सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। 23 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए? तो अन्वेषण यानी खोज रहित होनी चाहिए, खोज उन्मुखी होनी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? अधिगम ऑप्शन है कि अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करना कतई नहीं होगा। ऑप्शन बी है कि अधिगम की एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। ये तो कुछ हद तक ठीक है। नेक्स्ट है कि अधिगम को केवल पेपर पेंसिल से नहीं देखा जा सकता है और अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी केवल शिक्षकों द्वारा जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट है, बाकी सारे ऑप्शन निगेटिव हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? प्रक्रियात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय, अनुरूप चिंतन या फिर साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो यहाँ पे वो अनुक्रिया समुच्चय कहलाती है। बी ऑप्शन जो है वो राइट है। 26 नंबर प्रश्न है कि एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम कक्षा में कौन सा उपागम कक्षा में हो रहा है? संरचनावादी, प्रतिपादक, व्यवहारवादी या मजनू विश्लेषणवादी। यहाँ पे किस प्रकार का जो है उपागम कक्षा में किया जा रहा है?
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है संरचनावादी उपागम क्लास के अंदर किया जा रहा है, बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। 27 नंबर प्रश्न है कि समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है, क्या कहलाता है? अनुरूपक, कलन विधि, पश्चगामी, कार्यकारी युक्ति या फिर स्मरण सहायक। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी क्वेश्चन के, किसी भी समस्या को पीछे से सॉल्व करते हुए आगे जाकर उत्तर तक पहुंचे, इस प्रकार की जो प्रोसेस कहलाती है वो पश्चगामी कार्यकारी युक्ति कहलाती है। बी ऑप्शन राइट है। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो 28 नंबर प्रश्न है कि जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए, उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए करना चाहिए जब तक कि वे गलती करना छोड़ न दें, या फिर उन्हें कक्षा के एक अलग बैठाना चाहिए। डी ऑप्शन है कि शिक्षक को बच्चों की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। तो जो डी वाला है वो आपकी बच्चों की गलतियां करने से रिलेटेड है, वो आपका शिक्षक का दायित्व है कि वो बच्चों के सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? तो ऑप्शन है कि दुश्चिंता और भय पैदा करके कतई नहीं, प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा कभी भी नहीं, व्यक्तिगत न्यायपूर्ण लक्ष्यों को निर्धारित करने में उन्हें सहयोग देकर। तो सी वाला जो है वो करेक्ट है, जबकि वास्तविक इनाम जैसे ट्रॉफी देकर वो छात्रों को प्रोत्साहित नहीं कर सकता है। इस सेशन का आखिरी प्रश्न है 30 नंबर, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? रटन नहीं कहलाती है, ये जो है अधिसंज्ञान कहलाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। इस प्रकार आज हमने 27 दिसंबर 2021 को जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका पेपर डिस्कस किया, और इसके पहले की क्लास में हमने 4 पेपर और डिस्कस किए हैं। तो टोटल आपके यहाँ से हमने 5 पेपर 5 सेट का जो बाल मनोविज्ञान है उसको कवर किया। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने पिछला क्लास नहीं देखा है वो उसको देख लेंगे। बाकी अगर आप ऑनलाइन में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं तो डैम श्योर यहाँ से आपके अच्छे मार्क्स सीटेट में आने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।